नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जब से उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, लोगों के मन में कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और असली वजह क्या है ये जानने की कोशिश भी लगातार हो रही है। लेकिन उनके बारे में जिस तरह के हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, वो बड़ा ही ज़बरदस्त और अविश्वसनीय है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति को पार्टी ने इतना सम्मान देकर इतना बड़ा पद दिया, वो व्यक्ति उस पार्टी के अंदर रहकर अपने ही पार्टी के खिलाफ दूसरे दलों से मिलकर अगर साजिश करे तो ये सुनकर कैसा लगेगा। यही बातें जगदीप धनखड़ के खिलाफ निकलकर लगातार सामने आ रही है और अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाने का जो प्रस्ताव विपक्ष ने रखा था, उससे डरकर जो लोग उन्हीं की मिमिक्री करते थे, सदन में उनके खिलाफ बोलते थे, आज वो उनके गोद में जाकर बैठ गए। एक कहावत है, जब कोई साधारण व्यक्ति को अचानक से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाए तो वो समझ नहीं पाता है कि इसको आखिर खर्च करे तो कैसे करे। जगदीप धनखड़ के मामले में ऐसा ही कुछ लग रहा है कि उनको जो ये उपराष्ट्रपति का सम्मानित पद मिला, वो इसको हजम ही नहीं कर पा रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो इस देश में चल रही मोदी सरकार को ही गिराने के पीछे लगे हुए थे। अब तो ये खुलासे सामने आ गए कि वो इस सरकार को ही अस्थिर करना चाह रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से जितनी एड़ी चोटी एक करनी थी वो करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा। और इसमें कांग्रेस का एंगल भी सामने आया और जो नाम निकल करके सामने आए वो भी बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाले नाम है। इसमें खुल करके जयराम रमेश का नाम सामने आया है और यही जयराम रमेश कितनी बार सदन के अंदर जगदीप धनखड़ को क्या नहीं बोला। तो क्या कुछ हुआ, और आज तक के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से इन बातों की खुलासा की है कि जगदीप धनखड़ चाहते क्या थे और विपक्ष कैसे उनको यूज कर रहा था और वो यूज हो रहे थे। आज इन्हीं बातों की चर्चा करने वाले हैं। आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर धनखड़ ने ऐसा क्यों किया। अब बात आ रही है ये चौंकाने वाले खुलासे, उसमें एक बात आया कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब थे, ये चंद्रबाबू नायडू से मोदी सरकार से समर्थन वापसी की सलाह दे रहे थे कि आप मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। मतलब इनकी पूरी प्लानिंग हो गई थी मोदी सरकार को अस्थिर करने की, और इसके तहत इतना पे ही न रुके, ये और भी जो अन्य दल थे उनको भी ये कह रहे थे कि आप समर्थन वापस ले लीजिए। इसके अलावा जितने भी जाट नेता थे उनके साथ लगातार ये बैठक करते रहे और उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे कि आप लोग मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। तो सवाल उठता है कि आखिर जगदीप धनखड़ को इतना सम्मानित पद मिलने के बाद भी ऐसी क्या मंशा थी कि उन्होंने ये सारा काम किया। बाहर से जो व्यक्ति देखने में इतना सौम्य, जिसकी इतनी पढ़ी लिखी डिग्री हो,
वो व्यक्ति इस तरह का काम करे, वो भी मोदी के खिलाफ। ये बात समझ से परे है। तो क्या कुछ हुआ वो थोड़ा देखते हैं। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु मिश्रा के हवाले से सोशल मीडिया पर यह सनसनीखेज दावा वायरल है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने टीडीपी और आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू से एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा था। सोच लीजिए, उनको लगा कि अभी तो 6 साल का कार्यकाल है, 2-2.5 साल हुए, अभी 27 तक बने रहेंगे, तो इनको तो कुछ हो नहीं सकता। और उन्हें ये नहीं पता कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किस हद तक हुई है और इनकी जितनी भी क्रियाकलाप हो रही थी, इन सभी बातों पर गंभीरता से नजर रखा जा रहा था और देखने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये कहां तक जाएंगे और क्या कर सकते। हिमांशु मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि जगदीप धनखड़ ने एनडीए की सहयोगी पार्टियों से समर्थन वापस लेने की सलाह दी थी, जिससे कि सरकार गिर सकती थी। इसके अलावा हिमांशु मिश्रा ने यह भी खुलासा किया कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी सरकार से समर्थन खींचने की सलाह दी थी। इसके बाद धनखड़ की करीबी कांग्रेसी नेता जयराम रमेश से थी और विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के बाद उनका व्यवहार बदल गया। धनखड़ ने शिवसेना के सांसद को अगले चुनाव में हारने की बात कही, जबकि खुद के बारे में ये कहा कि वो 2027 तक कहीं नहीं जा रहे हैं। वो ये विश्वास भी दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो 2027 तक, जब तक अगला उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा तब तक तो मैं अस्थिर बैठा हुआ हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जाट नेताओं से मुलाकात और जाति में लॉबिंग के बावजूद धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया और 3 राउंड की बैठक के बाद भी नहीं माने। अब सोचिए कि बीजेपी का धैर्य कितना है। बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं को भी पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कहा। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सभी अपने मन से पार्टी से अलग हुए। हाँ, और बातें कैसे खुलकर सामने आ रही है उसका एक उदाहरण इससे भी आप समझ सकते हैं कि जब धनखड़ रिजाइन दे देते हैं तो इस पर जयराम रमेश की टिप्पणी आती है। वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बोले कि जो दिख रहा है वो है नहीं। तो वो है नहीं तो सारी प्लानिंग तो तुमने की थी। अब तुम बैठकर सोच रहे होगे कि हमारी प्लानिंग में चूक कहाँ हो गई। और एक बात जो आप लोगों ने भी गौर की होगी वो ये कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बयान को आप याद कीजिए, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी कांग्रेस के से लेकर विपक्ष के जितने भी नेता हो, सब लोगों ने टिप्पणी की। और क्या टिप्पणी की उसको एक बार सोचने की जरूरत है। जो नरेंद्र मोदी 2002 से गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुए, उस समय से लेकर आज 2025 चल रहा है, उनके खिलाफ
कई तरह की साजिश लगातार होती रही है और कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, लेकिन मोदी वहीं के वहीं हैं। लेकिन जो लोग उनके खिलाफ जाने की कोशिश की वो आज कहाँ है, आप इसको भी देख लीजिए। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता इस पे भी नहीं है। तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ कुछ न कुछ लगातार मीडिया में खबरें आ रही है और आपने भी देखा होगा हर एक खबर की जो सामने आई है उसका विश्लेषण मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। तो ये आगे भी उनके खिलाफ जो जो चीज़ें सामने आएगी उसकी चर्चा लगातार होती रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई व्यक्ति को इतने संवैधानिक पद पे बैठाने के बाद अगर वो अपने ही पार्टी से इस प्रकार की हरकत करे तो इसको क्या कहेंगे। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ वो आपके नज़रिए से कैसा था और उनके साथ आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी अपने तरफ से पूरे मूड में है कि कोई भी इस पर आगे जाकर जगदीप धनखड़ अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो सरकार की ओर से भी सख्त से सख्त मैसेज देने का काम किया जाएगा। क्योंकि अगर वो उस दिन इस्तीफा नहीं देते तो अगले ही दिन सुबह उनके खिलाफ महाभियोग लाना तय था और उनकी कुर्सी अगर वैसे कंडीशन में जाती तो उनकी क्या फजीयत होती यह आप भी अंदाज लगा सकते। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।